नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। घूस लेना अगर अपराध है तो घूस देना या उसके लिए उकसाना भी उतना ही बड़ा अपराध माना जाता है। दरभंगा में थानेदार को जबरन घूस देने का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां महागठबंधन के घटक दल के बड़े नेताजी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में थाना आते हैं और जेब से निकालकर नोट का गद्दी टेबल पर रखते हुए थानाध्यक्ष को कहते हैं कि ये घूस लीजिए और थाने में जब्त गाड़ी को छोड़ दीजिए। बात 23 मार्च की है, जब सहरसा जिले का रहने वाला एक शख्स अपने परिजनों के साथ टेम्पो से रिश्तेदार के घर कुशेश्वर स्थान जा रहा था और लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया। लाख मिन्नतें करने के बावजूद पुलिस ने टेम्पो नहीं छोड़ा। बाद में जब इस पीड़ित ने इसकी जानकारी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को दी तो वे खुद ही नोटों की गड्डी लेकर पहुंच गए थाना टेम्पो छुड़ाने। और फिर वहां जो हुआ वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये वीडियो वायरल भी उन्होंने कर दिया। हालांकि अपनी सफाई में मुकेश सहनी कहते हैं उन्होंने लॉकडाउन के दौरान में किसी गरीब की मदद की है, ऐसे में इसे घूस लेने से जोड़कर ना देखा जाए। वहीं दरभंगा के एसएसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। 10,000 का गाड़ी छोड़ गई। आप लोग को बगैर घूस का कोई काम करिएगा नहीं, घूसे लीजिए। नहीं, आपको पैसा दे रहे हैं ना, आपको घूस लेना है। आप लोगों को बगैर घूस का कोई काम ही नहीं कीजिएगा। हमको सब मालूम है। क्या मैं बिहार नहीं मुंबई रिटर्न पैसा आप लोग के लिए लाया ना, फोटो खींचना है। हम आपको हाँ तो आपको घूस चाहिए ना पैसा। हम ले रहे हैं। नहीं, आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है वीडियो पे आप नहीं लीजिएगा पैसा। हाँ ना वीडियो और सीडियो की बात नहीं है। के समय में एक गरीब व्यक्ति का 3 व्हीलर टेम्पो पे वो कहीं जा रहा था, उसको गाड़ी को पकड़ा गया और उनको अपने प्रशासन ने अपने कस्टडी में लिया, थाना अध्यक्ष ने, और अपने पास रखा और उनसे 15,000 रुपये का डिमांड किया गया कि 15,000 रुपया दीजिए तो गाड़ी छोड़ेंगे। फिर 12,000 हुआ, फिर 10,000 रुपया हुआ और 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना तक थाना अध्यक्ष अपने कस्टडी में रखा और वो रिपोर्ट बना के अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया और वो अपने पास रखा और उस तरीके से 10,000 रुपये का मतलब घूस चाहिए उनको कि दीजिए तो हम गाड़ी आपको ऐसे ही रिलीज कर देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि बिरौल थाना से संबंधित मामला है, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि 23 मार्च को बिरौल थाना ने कुछ गाड़ी पकड़ी थी, उसमें एक टेम्पो था। तो आरोप ये है कि थाना ने गाड़ी पकड़ी लेकिन गाड़ी का ना प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट एसडीओ के यहाँ भेजा और ना ही गाड़ी पे कोई प्राथमिकी दर्ज की। और आरोप ये है कि थाना इसमें पैसा मांग रहे थे। तो जो मुकेश सहनी जी उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, मैं थानादार से फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है और मैंने सेम डे प्रतिवेदन एसडीओ के यहाँ भेज दिया था। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। विपिन, दो पहलू है। एक पहलू कि पुलिस जबरदस्ती करती है, गरीबों के साथ जुल्म करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे ठीक करने के लिए हम करप्शन को बढ़ावा देंगे? घूस लेना और देना भी अपराध है, तो आखिर क्या मुकेश सहनी को पता नहीं था ये बात या जानबूझकर उन्होंने ये अपराध किया है? जो वीडियो देखने से लगता है ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उन्हीं के समर्थकों के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा था और जिसे उनके ही द्वारा जो है वायरल भी किया गया सोशल मीडिया पर। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें नहीं पता था, वो अनजान थे इस चीज से। और वहीं इन्हीं मुद्दों के लेके यहाँ स्थानीय जो एमएलसी हैं या स्थानीय जो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं कि जहाँ कार्रवाई हो, यदि थाना प्रभारी ने गलत किया है तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो, और यदि उन्होंने टेम्पू रखा और कागजात जमा नहीं किए तो भले ही थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो, लेकिन वहीं इस तरह सरेआम टेबल पर जाके रुपया टेबल पर रख के घूस देने का ये वीडियो बनाना जायज नहीं लगता है, जो सवाल यहाँ के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है। जी सुमित, ये पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं माना जाए? कहीं ना कहीं ये एक प्री प्लान तरीके से मुकेश सहनी को लगा कि इससे हम पब्लिसिटी भी हासिल कर लेंगे। अगर आपको उस गरीब की मदद करनी थी तो आप फरियाद करते, एसएसपी के पास जाते, आप वहां धरना देते। लोकतंत्र में कई तरीके हैं। जी, सवाल तो यही उठाया भी जा रहा है कि
यदि इस तरह के आपके पास आए, चूंकि वहाँ उनके स्थानीय नेता है, उनका घर है बिरौल में, तो जो विपक्ष का आरोप है कि चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो ऐसे में ये स्टंट किए हैं। इससे पहले कहाँ थे वहाँ के गरीब जनता जो जिनके साथ अन्याय हो रहा था, एक बार भी आवाज नहीं उठा। अभी क्या ऐसी आन पड़ी कि उन्होंने ये स्टंट करने का जो तरीका खोज निकाला है और अपनी पब्लिसिटी वहाँ बढ़ाने का। जी जरूर इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश एक बार फिर से कीजिए मुकेश सैनी से। बहुत शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। देश भर में आज 8 स्पेशल ट्रेनें खुल रही हैं। ये ट्रेनें हैं हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली। रेलवे आज से यात्री ट्रेन की शुरुआत कर रहा है। आज से राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना और नई दिल्ली के बीच भी ट्रेन चलेगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:20 पर नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी, जो 13 मई को यानी कल सुबह 7:40 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा। भारतीय रेल तकरीबन 1.5 महीने के बाद आज से यात्री रेलों की शुरुआत करने जा रही है। रेलवे 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने जा रही है। यात्रियों के लिए रेलवे ने कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसको जानना बेहद जरूरी है। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच होगी। दूसरी बड़ी बात, सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क पहनकर ही इजाजत होगी और सर्दी जुकाम वाले यात्रियों को अनुमति नहीं होगी। जिनमें लक्षण अगर दिखेंगे उन्हें यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। यात्रियों को खान पान का भुगतान करना होगा। ट्रेन में जो भी वो खरीदेंगे, डिब्बाबंद भोजन उन्हें दिया जाएगा, जिसके बदले उन्हें भुगतान किया जाएगा। पानी के बोतल नहीं मिलेंगे, इसलिए पानी का बोतल लेकर आप चलें अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो। ट्रेन में टीटीई को टिकट बनाने की अनुमति नहीं होगी। टिकट कैंसिल कराने पर 50% शुल्क कटेगा। प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल हो सकता है। नई दिल्ली से आज 3 ट्रेनें खुल रही हैं, जबकि देश के अलग अलग शहरों से कल दिल्ली 5 ट्रेनें पहुंचेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए खास तैयारी भी की गई है। नई दिल्ली स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं यात्री अभी से ही स्टेशन पहुंचने लगे हैं। नई दिल्ली से पहली ट्रेन आज शाम 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना हो रही है। हमारे संवाददाता पवन गौड़ ने स्टेशन परिसर का जायजा लिया और यात्रियों से बात की। देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा यानी रेल सेवा शुरू हो जा रही है फिर से। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2 महीने के वक्त के बाद ये सेवा शुरू होने जा रही है। आज दिल्ली से 3 ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन शाम को 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी, दूसरी ट्रेन 4:45 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी और तीसरी ट्रेन 9:15 बजे रात को बंगलौर के लिए रवाना होगी। रेलवे ने पूरे इंतजाम कर लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग की हुई है। किसी को भी बिना टिकट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जिनके पास कंफर्म टिकट है सिर्फ वही अंदर जाएंगे। इसके अलावा जब ट्रेन शुरू होगी 4 बजे, उससे पहले 90 मिनट पहले लोगों की एंट्री कराई जाएगी। एंट्री पॉइंट जहां मतलब प्लेटफॉर्म पर एंट्री होती है उस पर सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद रेल के अंदर उनको एक बार सैनिटाइज किया जाएगा। तो अब पूरी तैयारी है, पुलिस के पूरे इंतजाम है। कुछ हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ से जो सफ़र करने वाले हैं कंफर्म टिकट का, तो वो लोग भी हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ जाएंगे आप? मेरा नाम राजेश है जी। मैं रायपुर जाऊँगा बिलासपुर एक्सप्रेस से, और मैं हरियाणा से आया हूँ, गोहाना शहर से। तो मेरा वहाँ पैतृक गाँव में मिलने के लिए गया हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से फंस गया। तो मेरा फैमिली रहता है रायपुर में। अब 2 महीने बाद जाने में मुझे अच्छा लग रहा है। कितने बजे आपकी जो टिकट थी बुक हो गई? अपने टिकट 6 बज के 5 मिनट में बुक हो गया था। और मुझे पहले तो परेशानी आई, 4 बजे तब साइट नहीं चल रही थी, फिर जल्दी हो गया। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? मेरा नाम गणित कुमार है। हम दिल्ली उत्तम नगर से आए हैं और हमें पटना जाना है बिहार के लिए। तो यहाँ उत्तम नगर में रहते हो, घर है या यहाँ नौकरी करते थे? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। वाकई में अपने यहाँ सीतामढ़ी में पढ़ाई करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे। तो पापा बोलते थे कि रेलवे की तैयारी करनी है। तो मैं पापा से बोला था कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली जाऊँगा। मेरे दोस्त रहता है वहाँ, तो बोले ठीक है कि जाओ। तो मैं यहाँ आया था। मैं 15 को मेरी गाड़ी थी, 16 मार्च को ही मैं यहाँ आया था और उसके बाद मैं यहाँ फंस गया। एक और हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरा नाम जी जयप्रकाश कुमार है। मैं उत्तम नगर से आ रहा हूँ। किराए पे रहते थे और पढ़ाई करते थे, इसीलिए
खाने पीने का सुविधा नहीं था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो आपके पास कंफर्म टिकट, कल कितने बजे कंफर्म टिकट आपकी हो गई? कल 6 बजे मेरे कंफर्म टिकट हो गए। जरा अपनी टिकटें दिखाएंगे, जरा थोड़ा सा टिकट अपने दिखा दीजिए, जिससे कि बता सकें कि सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही अनुमति होगी टिकट जो अंदर है प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने की। तो रेलवे पूरी तरह तैयार है फिर से अपनी यात्रा सेवा शुरू करने के लिए। हालांकि सिर्फ 15 स्पेशल ट्रेन के साथ आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाएगा और भी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। दिल्ली में घर वापसी को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। ओखला मंडी के पास मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। पप्पू यादव ने मजदूरों को समझाकर प्रदर्शन खत्म कराया। ओके सर, पकड़ो। कोरोना पर काबू पाने के लिए बिहार में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मैराथन बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने इस महीने के अंत तक लॉकडाउन रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि बिहार में अगले 7 दिनों में 179 ट्रेन बिहार आ रही है, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों के बिहार आने की संभावना है। ऐसे में अगर लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जाता है तो बिहार आने वाले लोगों को संभालने में सहूलियत होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से कहा कि अभी और भी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं, जिनके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में अगले 1 साल के लिए मनरेगा में 50% मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही सीएम ने मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान करने की अपील की है। सीएम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए श्रम बजट में भी कम से कम 50% वृद्धि का अनुरोध किया। उन्होंने मनरेगा के लिए केंद्र से मिलने वाले हिस्से से श्रमिकों के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की अनुमति भी मांगी है। हमने कहा कि उसको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारा राज्य मजदूरों किसानों का ये प्रदेश है। हमने मौजूदा हालात में मनरेगा पर जोर देते हुए मनरेगा में कुछ सरलीकरण की मांग भी हमने की है और लोगों को जो भुगतान है उसमें भी जल्द करने का आग्रह किया है। एक कोरोना काल में पुलिसकर्मी इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस मजदूरों की मदद के लिए आगे आई है। पुलिस मजदूरों के लिए जूते चप्पलों का इंतजाम कर रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं, इंसानियत के प्रति अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी ही मिसाल इंदौर में देखने को मिली। यहां पुलिस लॉकडाउन के दौरान बेबस मजदूरों की मदद के लिए आगे आई है। पुलिस ने मजदूरों के लिए जूते चप्पलों का इंतजाम किया है। पुलिस के इस कैंप को देखकर लगता है मानो यहां जूते चप्पलों की दुकान सजी हो। हर साइज, हर डिजाइन के जूते चप्पल, जिसे भी जरूरत हो यहां आता है, अपनी साइज के जूते चप्पल पहनकर आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। राउ टीआई दिनेश वर्मा की यह पहल जरूरतमंदों को बड़ी राहत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। नवादा में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिसकर्मी पैसे लेकर बाइक की चाबी दे रहा है। यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो कादरगंज थाना के पास का है, जहां एक बाइक सवार को रोककर जांच के नाम पर उससे अवैध तरीके से पुलिस का जवान पैसे वसूल रहा है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। पैसा लेने वाला जवान कादरगंज थाने में तैनात है, जो सैप का जवान है। एक और जहां आम जनता पुलिस जवानों को कोरोना योद्धा बताकर सम्मानित कर रही है, वहीं यह जवान पूरे सिस्टम को शर्मसार कर रहा है। नवादा जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आम दिनों की तरह ही लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं।
प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग अपनी मनमानी पर उतारू हैं, बेधड़क बाजारों में घूम रहे हैं और राशन की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों को लापरवाह देखते हुए जिले के डीएम ने एक बार फिर लोगों से मास्क पहनकर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया है। अगर लोग ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे तो कोरोना को हराना मुश्किल हो जाएगा। चतरा में पुलिस की सख्ती के बाद भी लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालात यह है कि घरों से बाहर निकलकर लोग कानून को न सिर्फ चुनौती पेश कर रहे हैं बल्कि नियम के खिलाफ भीड़ लगाकर जानलेवा कोरोना के संक्रमण को भी आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र के पिपरो गांव के सैकड़ों ग्रामीण एक जगह एकत्रित होकर हंगामा कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें खदेड़ा। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कोरोना योद्धाओं के बचाव के जिले के मोहपुर स्थित गोपाल इंडस्ट्रीज में पीपीई किट तैयार किया जा रहा है। उसके बाद किट को रांची और पटना भेजा जा रहा है। हर रोज 250 से 300 किट और 3 लेयर मास्क बनकर तैयार हो रहा है। रॉ मटेरियल हरियाणा के पानीपत से मंगाया जा रहा है। यह किट मात्र 400 में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें फुल बॉडी कवर, 3 लेयर मास्क, फेस सील्ड ग्लास, ग्लव्स और पॉली बैग दे रहे हैं। कोटा से बिहार के छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन सिवान पहुंची, जिसमें बिहार के 1275 छात्रों को लाया गया। इस ट्रेन में सिवान के करीब 600 छात्र, गोपालगंज के करीब 500 और मोतिहारी के करीब 175 छात्र शामिल थे। सिवान स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, ट्रेन में बैठे छात्र खुशी से झूम उठे। वहीं छात्रों के आगमन को लेकर स्टेशन पर भी विशेष तैयारी की गई थी। सिवान आने के बाद सभी छात्रों की जांच के बाद उन्हें उनके जिलों के लिए बस में बैठाकर भेज दिया गया, जहां ये छात्र होम क्वारंटीन में रहेंगे। खाने का तो अच्छा था। एक तो वहाँ पे कोटा स्टेशन पे मिला था, फिर अभी एक सिवान मिला और एक गोरखपुर में मिला था। सारे एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। स्क्रीनिंग कोटा में भी हुई है, जहाँ से चढ़े हैं उसका पूरा हम लोग के पास लेखा जोखा है। एक एक स्टूडेंट का नाम, नंबर, सारा कुछ है यहाँ पे भी की गई है। और इन लोगों को नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। सैनिटाइजर भी यूज़ कराया गया है, मास्क भी दिया गया है। इधर महाराष्ट्र में फंसे बिहार के 1202 श्रमिकों को लोकमान्य तिलक स्टेशन से लेकर श्रमिक स्पेशल गाड़ी खगड़िया पहुंची। हालांकि ये ट्रेन 5 घंटे लेट पहुंची। खगड़िया स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी श्रमिकों की जांच के बाद प्रशासन की मदद से बसों में बिठाकर उनके जिलों में भेजा गया। खगड़िया स्टेशन पर खुद डीएम और एसपी व्यवस्था संभाल रहे थे। अच्छी बात यह रही कि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान एक भी संदिग्ध मजदूर नहीं मिले। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। विशाखापट्टनम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची। ट्रेन में 22 जिलों के 1157 मजदूर वापस लौटे। इनमें सबसे ज्यादा 407 मजदूर पलामू के हैं। स्टेशन पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को उनके गृह जिले में भेजा गया। मजदूरों ने कहा कि विशाखापट्टनम में उनसे ट्रेन का किराया वसूला गया। गया को कोरोना के संकट से मुक्त कराने के लिए लोगों ने अब नया तरीका अपनाया है। यहां की महिलाओं ने शहर का नजर उतारा। कहते हैं बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए मां बच्चों की नजर उतारती है। वैसे ही गया के इन महिलाओं ने शहर को कोरोना से बचाने के लिए नजर उतारी। शहर से ब्रह्मयोनी पहाड़ से महिलाओं ने घर की छत पर खड़े होकर नजर उतारी। वहीं दूसरी ओर कोरोना से निजात के लिए महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लगातार पूजा और प्रार्थना की जा रहे हैं। लोग जब अपने घर का, अपने परिवार का नज़र उतार सकते हैं तो हम अपने शहर का, अपने देश का नज़र क्यों नहीं उतार सकते हैं। यही सोचकर हमने अपने शहर का नज़र उतारा है। कोविड-19 जो पेंडेमिक हो रहा है, ये सब जल्दी से ख़त्म होना चाहिए। तो सबका मंगल होना चाहिए, शांति होना चाहिए। भगवान बुद्ध यहाँ में ज्ञान प्राप्त किया था 2500 साल पहले। दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर बोकारो के लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चंद्रपुरा का इलाका अभी रेड जोन से ग्रीन जोन में आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार को प्रवासी मजदूरों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। वहीं डीसी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं आना चाहिए। और अभी भी हम लोग को लग रहा है कि जो प्रवासी आ रहे हैं, सरकार को वहीं रोक देना चाहिए। इससे हम लोग एक जो टेक अवे है, एक तत्काल जो हम सब लोगों को एक सीख लेने की ज़रूरत है कि हम लॉकडाउन को बहुत इफेक्टिवली इसके रिगार्ड करें। कुछ अगर आपको
लॉकडाउन में रहने की ज़रूरत है तो कृपया करके उसको सुनिश्चित कराएं। वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया है जिससे कि हम सब लोग समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने जमातियों को आतंकवादी बताया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि जमाती आतंकवादी हैं, जमातियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मदरसा में पंक्चर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। जमातियों ने कोरोना को देश में क्रिटिकल बना दिया है। बीजेपी सांसद अजय निषाद जिन्होंने ये बयान दिया है और जमातियों को आतंकवादी कह दिया, साथ ही मदरसों में शिक्षा जो दी जाती है उसे लेकर भी सवाल उठाए हैं। एक तरफ कोरोना और कोरोना से बचाव को लेकर तमाम उपाय, लेकिन दूसरी तरफ सियासत अपनी रफ्तार से चल रही है। सियासत पर कोई कोरोना का इफेक्ट ऐसा लग रहा है नहीं पड़ रहा है, बल्कि साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और अब एक नया बयान जिस पर फिर से नए सिलसिले से सियासत शुरू हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा बयान, विवादित बयान, जमातियों को आतंकवादी कहना या फिर मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसे लेकर सवाल उठाना, क्योंकि सरकार बीजेपी और जेडीयू की है बिहार में, और सरकार, राज्य सरकार मदरसों में शिक्षा को बढ़ावा भी देती है, अल्पसंख्यकों के कल्याण की कई योजनाएं चलाती हैं। अब इस हालात में अगर बीजेपी सांसद का यह बयान आता है तो यकीनन ये एक सहज स्थिति नहीं रहेगी जेडीयू के लिए। जेडीयू को अब इस पर रिएक्शन देना बहुत मुश्किल हो सकता है और विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है। बड़ा बयान बीजेपी सांसद, मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद हैं अजय निषाद, जिन्होंने बयान दिया है और कहा कि जमातियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मदरसा में पंक्चर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। जमाती आतंकवादी हैं, जमातियों ने कोरोना को देश में क्रिटिकल बना दिया। ये बयान अजय निषाद का, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार की अगुवाई में। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी नेताओं के बयानों की वजह से जेडीयू को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। और एक बार फिर से बीजेपी के सांसद का यह बयान बहुत मुमकिन है कि जेडीयू को मुश्किल में डाल दे और विपक्ष सवाल उठाए। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने साफ तौर पर कहा कि जमाती आतंकवादी हैं और उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। मदरसा में पंक्चर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। बीजेपी सांसद हैं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, जिन्होंने यह बयान दिया है। बीजेपी के कई और नेता, सांसद जिनके विवादित बयान सामने आते रहे हैं, और हर बार जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो बिहार बीजेपी का एक धड़ा बचाव करने में जुट जाता है और दूसरा धड़ा विरोध करने में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।